हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के जो कि टेट्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ए माइनस वन ओवर ए की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है। वो बाद में देखना होता है कि किस पे लगानी है किस पे नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको बता देती हूँ क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, यहाँ पे a माइनस वन ओवर ए की वैल्यू पूछी है, तो इस पे ही हम होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो क्या होगा, पहले फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, फिर माइनस 2 फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाले में से ये a और 1/a में से a और a कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस वन ओवर ए स्क्वायर माइनस 2। अब इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, तो ये साथ साथ चलता जाएगा। तो a माइनस वन ओवर ए का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू हमें पता है ना, दे रखी है उन्होंने, क्या दे रखी है, 2। तो 2 माइनस 2 0 आ गया। अब अगर किसी चीज का स्क्वायर 0 है तो वो खुद कितना होगा, खुद भी तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मीडियन पूछा है डाटा का। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन होता है हमारे पूरे डाटा की मिड वैल्यू। अब ये मिड वैल्यू कैसे लेनी होती है, इस मिड वैल्यू को जानने के लिए हमें हमेशा अपने डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर किस ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब अगर आपका जो डाटा है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज आपका मतलब जो n है वो आपका क्या हो, ओड हो, फिर तो मीडियन क्या होता है, n प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। जो भी आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखा होगा ना, उसकी n प्लस वन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन। अब अगर आपका n जो है वो इवन है, तो हमें दो चीजें निकालनी है। एक तो मैं बताती हूँ कौन सी दो चीजें निकालनी है, एक तो n बाय टू एथ ऑब्जर्वेशन, और फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब इसमें ही प्लस वन वाली ऑब्जर्वेशन, और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देना प्लस करके। ठीक है, तो ये तो था कि फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम पहले अपने डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले 3, उसको अंडरलाइन करते जाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद आएगा 4, फिर उसके बाद क्या आएगा 5 5 क्योंकि दो 5 है। फिर उसके बाद क्या आएगा 9 और 10, नहीं उससे पहले 8 है, तो पहले 8, ये वाला 8, फिर 9, फिर 10, फिर उसके बाद ये 11, फिर 12, फिर 15। अब आप काउंट करो कि कितनी ऑब्जर्वेशन रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो मतलब n हमारा क्या दे रखा है, इवन, मतलब हमें दो काम करने पड़ेंगे। n बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन, मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ m फॉर मीडियन। तो 10 बाई टू एथ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि n हमारा 10 है ना। फिर उसके बाद 10 बाई टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन, मतलब उसकी नेक्स्ट वैल्यू, और उन दोनों को डिवाइड करना है। तो 10 बाई टू मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये उसकी नेक्स्ट वैल्यू होती है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें देखो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, ये थी 1, ये थी 2, ये 3, ये 4, ये रही 5, ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, और ये 9 क्या है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है। तो इन दोनों को ही हमें क्या करना है, प्लस। तो ये आ जाएगा 17 बाई टू विच इज इक्वल्स टू 8.5। अब अगर आप बाय चांस, वैसे तो नहीं होना चाहिए ऐसा, अगर आप बाय चांस पेपर में फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते या भूल गए जो भी है, तो हमें क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बताया मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। तो हम ना एक वैल्यू आगे से कट कर दो, एक वैल्यू पीछे से कट कर दो, फिर आगे से फिर पीछे से, ऐसे कट करनी शुरू करेंगे वैल्यूज, जब तक एक वैल्यू या दो वैल्यूज नहीं बच जाती। अब यहाँ पे दो वैल्यूज बची हैं, जब जब तो आपकी टू वैल्यूज बचेंगी, तो आपको क्या करना है, जो भी दो वैल्यूज बची हैं, उन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड। तो ये हमारा जो अभी आंसर आया था। तो जब जब आपकी एक वैल्यू बचेगी, है ना, तो जब जब आपकी एक वैल्यू बचेगी वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो ये अप्रोच भी आप लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूछ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेटेड है। कैसे ट्रायंगल से रिलेटेड है,
तो हम 90 डिग्री वाली ट्रायंगल बनाते थे, उसमें थीटा यूज करते हैं, उसमें परपेंडिकुलर बेस, और फिर ये बहुत सारी ऐसी चीजें निकालते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, है ना, सब कुछ निकालते हैं। उसी हिसाब से मेंसुरेशन किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन में बता देती हूँ क्या होता है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में हम एरियाज फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। किसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, किसका एरिया फाइंड करते हैं, जितनी भी हमारे पास 2D फिगर्स होती हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया, फिर रेक्टेंगल हो गया, सिलेंड 2D एंड 3D दोनों, और फिर उसके बाद स्फीयर हो गया, ठीक है, रोम्बस वगैरह सब कुछ, इन सब का एरिया या फिर वॉल्यूम वगैरह फाइंड करते हैं। वॉल्यूम स्पेसिफिकली स्फीयर सिलेंडर इनका फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में देखिए, ज्योमेट्री में क्या क्या आता है हमारे पास। ज्योमेट्री में आता है लाइंस आती हैं हमारे पास, पैराबोला आ गया, ये ग्राफ पे बनने वाली जितनी भी चीजें हैं, ये सारी ज्योमेट्री में आती है। तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है मेंसुरेशन से, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगी। फिर आता है सर्कल। सर्कल का ज्यादा से ज्यादा हम एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन मेंसुरेशन में तो सब कुछ करना है ना, हमें सारी फिगर्स का एरिया वॉल्यूम सब कुछ निकालना है। तो सर्कल में और भी कुछ आ जाता है, तो इसलिए सर्कल भी मेंसुरेशन से उस हिसाब से रिलेटेड नहीं होगी। नेक्स्ट है एरियाज। यस, ये अभी हमने पढ़ा कि मेंसुरेशन का नाता किसके साथ है, एरियाज एंड वॉल्यूम्स के साथ है। नेक्स्ट है पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स में क्या होता है, पॉलीगन्स में हम उनकी साइड्स के बारे में देखते हैं। पॉलीगन्स मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर, जैसे यहाँ पे हमारे पास हेक्सागन हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन सब के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एरियाज तो देख ही सकते हैं, लेकिन इनमें और भी बहुत कुछ होता है देखने में पॉलीगन्स में। इसलिए मेंसुरेशन का सीधा सीधा किसके साथ कनेक्शन जाता है, सिर्फ एरियाज के साथ। या फिर अगर यहाँ पे वॉल्यूम्स भी लिखा होता तो वो भी ऑप्शन ठीक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डिफरेंट फ्रॉम अदर्स का हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑड वन आउट पूछ रहे हैं वो, ठीक है, कि इनमें से कौन सा सबसे अलग है। तो फर्स्ट अगर हम चारों को ध्यान से देखें, तो जो 8 है उसको मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ, 64 है उसको मैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं हम, और 125 है तो उसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 28 को किसी का भी क्यूब नहीं लिख सकते, ठीक है। सो सबसे चारों में से सबसे अलग कौन सा हुआ फिर, 28, तो यही हमारा ऑड वन आउट चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नंबर है जो कि 3 से बड़ा है। यहाँ पे हम नंबर लाइन पे करते हैं, ये 3 है, तो 3 से बड़ा है, मतलब इससे आगे ही जाएगा। 8 से छोटा है, 8 यहाँ कहीं होगा, तो इससे इन दोनों के बीच बीच में रहेगा। फिर वो बोलते कि ऑल्सो इट इज ग्रेटर देन 6, मतलब यही नंबर जो 3 से बड़ा था वो 6 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है। तो ऐसे ऐसे सोच लो कि अगर एक पर्सन हमें बोलता है कि मेरे पास 3 रुपीज से ज्यादा पैसे हैं, तो ठीक है मान लेते हैं 3 रुपीज से ज्यादा पैसे, फिर वो बोलता है नहीं नहीं मेरे पास 6 रुपीज से ज्यादा पैसे हैं। तो इन दोनों की बातों से क्या निकाल सकते हैं हम, वो नंबर किससे बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा या 6 से बड़ा होगा। होगा तो दोनों से ही, पर हमारे क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए हम उसको क्या लेंगे, 6 से बड़ा। देखो अगर वो 6 से बड़ा बड़ा नंबर है, 6 से आगे आता है, तो वो अपने आप ही 3 से बड़ा हो गया ना, तो वो नंबर किससे बड़ा हो जाएगा, 6 से बड़ा। फिर वो बोलते कि लेकिन वो नंबर किससे छोटा, किससे है, 10 से, 10 से छोटा है। वो 10 से छोटा यहाँ पे भी हो सकता था 9 से। अगर मैं बोलूं कि मेरा नंबर 9 है, फिर वो 8 से छोटा नहीं ना हो पाएगा, तो इसलिए हम 9 को कट कर देंगे। तो 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 7, तो 7 इज राइट आंसर। एक पर्सन ने बोला कि ₹15 लगते थे उसको फॉर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के लिए, जब वो किससे जाता था, टैक्सी से जाता था। मान लीजिए आप ही जा रहे हैं कहीं पे, कहीं से वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी नानी के घर से वापस आ रहे हैं, तो वहां से आपने करी टैक्सी। टैक्सी वाला क्या बोलता है आपको कि मैं ₹15 लूंगा, कितने के लिए, फॉर एवरी 1 किलोमीटर, हर 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है। फिर रास्ते में आता है आपका घर, आपने कहीं आगे जाना था, तो घर से आप बोलते हो कि टैक्सी से तो मुझे ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो आप क्या करते हो, अपनी कार उठाते हो। तो आपकी कार जब आप उठाते हो तो आपको हर किलोमीटर के लिए कितने रुपए लगते हैं, 5 रुपीज लगते हैं फॉर एवरी किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए आप
आपके नानी का घर आपसे x किलोमीटर दूर था, कितने किलोमीटर, यही पर्सन की बात हो रही है, अगर वो x किलोमीटर चलता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे टैक्सी वाले को, 15 इंटू एक्स। देखिए अगर 1 किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपीज लग रहे हैं, तो 2 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे, देखिए 1 किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपीज लग रहे हैं, तो 2 किलोमीटर के लिए हमें लगेंगे 15 इंटू 2 रुपीज, मतलब 30 रुपीज लगेंगे। फिर 3 किलोमीटर के लिए भी वैसे ही 15 इंटू 3। अगर आप एक्स किलोमीटर चलते हो ऐसे ही टैक्सी पे, तो आपको कितने देने पड़ेंगे, 15 इंटू एक्स, तो मैंने लिख दिया 15 x रुपीज लगेंगे, ठीक है। और घर से आपका डिस्टेंस जो आपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना था अपना, मान लीजिए y किलोमीटर है, मतलब आप अपनी कार से कितना जाते हो y किलोमीटर, तो आपको कितने रुपीज लगते हैं, 5y, क्योंकि हर किलोमीटर के लिए 5 रुपीज, तो y किलोमीटर के लिए 5y। अब आपकी जो टोटल कॉस्ट आई है पूरे इस ट्रैवलिंग की, वो कितनी आई है, 800। तो मतलब पहले आपने जो टैक्सी वाले को दिए, फिर जो आपके खुद के लगे अपनी कार पे, उन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो इसका आंसर हमारे पास 800 आ जाएगा। दूसरा दूसरा हमारे पास क्या है कि टोटल जो उसने ट्रैवलिंग करी थी वो कितने किलोमीटर करी थी, 80 किलोमीटर। मतलब टैक्सी से जितना भी आपने ट्रैवल किया, फिर अपनी कार से भी जितना भी आपने ट्रैवल किया, उन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, 80। ठीक। अब हमें ना इन दोनों इक्वेशंस को, जो दो इक्वेशंस आई है ना, इन दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, 5 यहाँ पे भी बैठा है, यहाँ पे भी, तो मैं 5 कॉमन उठा लेती हूँ, तो बीच में रह जाएगा 3x, फिर y इज इक्वल टू 800। तो 3x प्लस वाई कितना आ जाएगा हमारे पास, 800/5, विच इज इक्वल्स टू 160। ठीक है, तो 3x प्लस वाई हमारे पास आ गया 160। अब इसके नीचे, बिल्कुल इसके नीचे लिख देती हूँ मैं ये वाली इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं हम। y से y कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, -2x, और यहाँ पे आएगा -80। तो माइनस से माइनस कट, x कितना आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो x हमारा आ गया 40। और उन्होंने यही पूछा था कि उन्होंने टैक्सी से कितना ट्रैवल किया है, टैक्सी से कितना ट्रैवल किया, मतलब हमें एक्स निकालना था, एक्स हमारा आ गया 40 किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज 40। ठीक है, वैसे वाई भी हमारा 40 आया क्योंकि टोटल तो 80 ही था। ओके, नाउ टू पोल्स ऑफ हाइट 7 मीटर एंड 12 मीटर स्टैंड ऑन अ प्ले ग्राउंड। मान लीजिए ये एक प्ले ग्राउंड है, तो यहाँ पे एक पोल की हाइट है हमारे पास 7 मीटर, ये एक पोल है। फिर ये दूसरा पोल है जिसकी हाइट क्या है, 12 मीटर। ये दोनों प्ले ग्राउंड पे खड़े हैं ऊपर। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, मतलब अगर उन उन दोनों के घुटना तो नहीं बोलेंगे, नीचे पैरों में जो जितना भी दूरी है, इन दोनों में जितनी भी दूरी है वो कितनी दे रखी है उन्होंने, वो भी 12 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि इन दोनों के टॉप में कितना डिस्टेंस होगा, मतलब हमें ये निकालना है, ये वाला। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी और कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से मैंने एक लाइन लगा दी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये मैंने इतनी स्ट्रेट लगाई है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर धागा बांधा जाए बिल्कुल सीधा होगा। तो मतलब ये वाली जो है ना हाइट, ये बिल्कुल इसके जितनी होगी ना, जो इस तरफ वाला पोल था 7 मीटर। ये टोटल हमारे पास 12 मीटर थी, उसमें से ये 7 है, तो ये कितनी रह जाएगी, 5 मीटर। ये देखो, इन दोनों को प्लस करके देखिए, 5 + 7 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, अब ये जो मैंने धागा बांधा है, इसकी लेंथ कितनी होएगी, जो अभी हमने ऊपर धागा बांधा था, उसकी उतनी ही लेंथ होगी जितनी उन दोनों में दूरी थी। तो मतलब ये कितना आ गया, 12 मीटर। और ये वो हाइट है, उन्होंने क्या पूछा था, डिस्टेंस। हाँ, तो ये वो डिस्टेंस है जो इन दोनों के टॉप के बीच में होगा, ये उसका टॉप फर्स्ट पोल का, ये सेकंड पोल का। तो हमें ये निकालना है। तो इसको ना मैं, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल बन रही है, इसको मैं साइड में बनाती हूँ ऐसे। ये हमें पता चल गया था कि ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है, और हमें क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें हमें क्या करना होता है, हाइपोटेन्यूज, ये बन रही है ना हमारी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर हमारे 12 और 5 है,
तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 144 प्लस 25। तो हाइपोटेन्यूज मतलब वही जो हमें डिस्टेंस निकालना है उसका स्क्वायर आ गया 169। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? अगर यहाँ पे इस तरफ किसी का स्क्वायर हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके उसका क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट। और 169 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो ये कट हो जाएगा और कितना आंसर आ गया? 13 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एग्जामिनेशन में जैसे आजकल एग्जाम्स होते हैं ना जिसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह होती है, तो एक एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को 4 नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे अगर वो करेक्ट देता है आंसर, और 1 मार्क मिलेगा अगर वो रॉन्ग देता है आंसर। ठीक है। तो हर करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, हर रॉन्ग आंसर के लिए उसको 1 मार्क उसका काटा जाएगा। तो मैं -1 लिख देती हूँ। अगर उसने टोटल कितने क्वेश्चंस किए? 75 क्वेश्चन, मतलब जितने भी करेक्ट आंसर्स थे उसके और जितने भी रॉन्ग आंसर्स थे उन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल बनेगा 75। और उसके टोटल स्कोर्स कितने आए? 125। देखिए, अगर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो 2 करेक्ट आंसर के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। 3 करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 × 3 12 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपने x नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस करे हैं तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे? कितने थे? 4x। ठीक है। और y नंबर ऑफ वो दिए हैं आपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस करे हैं तो -y हो जाएगा उसके लिए। ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 125 बनता है। इधर भी हम x और फिर y ही लिख लेते हैं। अब ये बहुत आसान हो गया, अगर एक प्लस का मिल जाए और एक माइनस का मिल जाए ना तो बस दोनों को ऐड करना होता है। ये कट हो गया, ये आ गया 5x। 125 में अगर हम 75 ऐड करते हैं तो ये आएगा 200। तो x हमारा आ गया 40। और उन्होंने पूछा क्या था कि उसने कितने करेक्ट क्वेश्चंस करे हैं, तो करेक्ट क्वेश्चंस को हमने x माना था तो 40 इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें उन्होंने इसका स्क्वायर पूछा है, तो -0.02 का स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहली बात, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गई, ये ऑप्शन भी गई। अब ध्यान से सुनिएगा कि 0.1 का अगर मान लीजिए स्क्वायर करना है तो आप पहले नंबर का स्क्वायर कर दो। मैंने नंबर का स्क्वायर कर दिया 1। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने थे? 1 थे, तो उसके स्क्वायर में पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए? 2 डिजिट्स होने चाहिए। तो एक 0 हमें अपनी तरफ से लगाना होगा। मैं इसको एक और चीज से बताती हूँ। स्क्वायर का मतलब ना एक और होता है कि मतलब कि उसी नंबर को आप क्या करो, उसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने सीखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं आंसर में भी पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट्स आनी चाहिए। ठीक है। तो 1 1 जार तो 1 होता है। अब यहाँ पे तो एक ही आ रही है तो हम 1 से पहले एक 0 लगा देंगे। 1 के बाद 0 लगाने का कोई मतलब नहीं है पॉइंट में, उसका कोई फायदा नहीं होता। हमेशा जब भी आपको डिजिट्स ज्यादा बनानी है तो 1 से पहले 0 लगानी है। ठीक है। स्क्वायर करते वक्त तो 2 का स्क्वायर 4 है। अब डेसिमल के बाद 2 है लेकिन हमें यहाँ पे कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो जितने रह गए उतनी जीरोस लगा दो। तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। HCF ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स, हमें इन दोनों का HCF निकालना है। अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कहने का मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा क्या चीज आप इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, वही आपका क्या होगा? HCF होगा। जैसे मैं नंबर्स में आपसे पूछती हूँ कि 10 और मेरे पास है 12, तो इनमें से ज्यादा मैं क्या कॉमन निकाल सकती हूँ? जैसे 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 5, इसको 2 × 6, तो ज्यादा से ज्यादा क्या चीज कॉमन आ सकती है? 2। ठीक है। जैसे हमारे पास है 12 एंड 30, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा निकालना होता है, छोटा नंबर नहीं, जितना बड़ा ज्यादा हो सकता है उतना बड़ा नंबर निकालना होता है कॉमन। तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं 6 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 5। तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 6। तो यही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो लेकिन अब जब पॉलिनोमियल की बात आ रही है तो इसको हम ऐसे प्रोडक्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की भी एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पे माइनस तो पहले वाले में माइनस आएगा, बाकी अंदर जो भी लिखेंगे उन सब में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये आइडेंटिटीज वैसे बड़ी काम की हैं, ये वाली दोनों आइडेंटिटीज ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में, ये ऐसे करके कि इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब इसको अगर हम क्योंकि चलो अभी तो मैंने थोड़ा आसान ले लिया, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाए ना तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम यही आइडेंटिटी लगा दे, देखिए यहाँ पे 1.4 इंटू 1.4 मतलब इसका स्क्वायर, 0.6 इंटू 0.6 मतलब 0.6 का स्क्वायर। तो ये वाली फर्स्ट वाली जो मैंने लिखी है आइडेंटिटी, ये लग सकती है यहाँ पे कि पहले आप इन दोनों नंबर्स को प्लस कर दो, फिर इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दो, और जो भी आंसर आएगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो वो तो फिर कभी करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों में आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है, जो अभी मैंने पॉलिनोमियल्स लिखे हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई, और ये है, ये एक्स माइनस वाई मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, और कुछ है जो दोनों में कॉमन है, कुछ नहीं है। तो कौन सा हमारे पास आएगा ऑप्शन, ये वाला सी ऑप्शन, एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई दोनों में बैठे, इसलिए ये दोनों का कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशो वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम में, कि अगर ए रेशो बी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए रेशो बी अगर 2:3 के इक्वल है, और बी रेशो सी अगर 5:6 के इक्वल है, तो हमें ए रेशो बी रेशो सी बनानी है, ये कितनी होगी। इसमें आपको क्या करना होता है, सॉरी, इसमें हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ये जो बी है ना, इधर वाले बी को और ये वाले बी को सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो अगर मुझे सेम बनाना है तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 5 का। 3 5 का एलसीएम क्या आता है, 15 आएगा ना, 1 आ गया यहाँ पे, तो 3 और 5 का एलसीएम आ गया हमारे पास 15। मुझे इन दोनों को 15 बनाना है, 15 बनाना है, तो इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, तभी यहाँ पे 15 आएगा ना। तो यहाँ पे आ गया, अगर हमने इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बी रेशो सी में भी सेम काम करेंगे, इसको 15 बनाना है, तो इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 18। अब अगर मैं इसको दोबारा लिखूं यहाँ पे, ये देखिए, तो ये 15, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, तो मतलब ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये सारी वैसे की वैसे उठा सकते हैं हम। पहले ए की रेशो, एक इसके प्रोपोर्शन आ जाएगा 10 के, फिर 15, बी की जगह 15 और फिर सी की जगह 18, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार सी टेट वगैरह में पूछा जाता है, कि वर्टिसेस एजेस फेसिस ये सब बताइए हमें। तो क्यूबॉइड, एक दो चीजों का तो हमें लर्न ही कर लेना चाहिए, जैसे एक तो है क्यूब और एक है क्यूबॉइड। इन दोनों को लर्न करना भी बहुत आसान है, जिस भी रूम में आप बैठे हो, जिस भी रूम में आप बैठे हो, या वो तो या तो होगा क्यूब या फिर होगा क्यूबॉइड। तो जितनी भी आपको दीवारें दिख रही हैं, जितनी भी दीवारें दिख रही हैं, वो बन जाएंगी उसकी फेसिस। जितनी भी आपके रूम में, जिस रूम में आप बैठे हो, ज्यादातर सबके रूम्स क्यूबॉइड या क्यूब की फॉर्म में होते हैं, तो जितनी भी आपको दीवारें दिख रही हैं वो आपके हो जाएंगे फेसिस। तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो कितने फेसिस हैं आपके पास, काउंट करिए, 6 फेसिस। अब दीवारें देखी होंगी ना आपने, सिर्फ दीवारों के साथ साथ ना यहाँ पे वो भी लिखना था, ये जो क्या बोल सकते हैं उसको, ऊपर जो छत होती है और नीचे वाला फर्श और छत, तो इनको भी, ये भी तो फेस है ना। या फिर ऐसे देखिए, चलो दीवार नहीं देखनी मैं आपको, फिर आप बोलोगे अभी ये क्या, तो कोई भी आप बॉक्स उठाइए, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है ना, तो उसमें जितने भी आपको ये फेस, ये
पूरे सरफेस मिलेंगे तो वो फेसेस होते हैं। तो क्यूबॉइड के फेसेस अगर हम देखें, 4 तो हमारी दीवारें होगी, एक छत होगी और एक ये नीचे वाला फर्श हो गया। तो ये टोटल फेसेस कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए। अब ये फेसेस तो 6 हो गए, फिर उसके बाद ये एजेस क्या चीज होती है? एजेस होती है, देखिए ये आपकी एक दीवार है, फिर उसके साथ यहाँ पे एक और दीवार होगी। तो ये इन दोनों दीवारों में जो ये लाइन है ना, ये हमारी क्या होती है? एजेस। अब यहाँ पे ऊपर यहाँ पे छत भी होगी, छत तो मैं कैसे बनाऊं? अब जैसे ये नीचे फर्श है, तो ये कितनी एजेस होगी? नीचे नीचे 1 2 3 4 ऐसे करके जितने भी ये लाइंस होती हैं, ये जो दो दो फेसेस, ये फेस 1 है, ये फेस 2 है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं वो एजेस होती हैं। तो अगर हम एजेस देखें तो कितनी एजेस है? 12 एजेस। आप काउंट करके देखिएगा, 12 ही मिलेंगे आपको। वर्टिसेस, वर्टिसेस तो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, जितने भी हमारे रूम में कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो सारे होते हैं वर्टिसेस। तो आप अगर काउंट करोगे तो ये जैसे ये वाला हो गया एक कॉर्नर पॉइंट, फिर यहाँ से ये वाली दीवार निकलती होगी ऐसे करके, तो यहाँ पे एक ये कॉर्नर पॉइंट, ऐसे करके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो टोटल कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं क्यूबॉइड और क्यूब दोनों के, ये क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में जाता है। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने वर्टिसेस पूछी थी, वर्टिसेस 8। तो इनमें से पहले वाला 8 कौन सा है? ये तो गया, पहले 8 नहीं लिखा, ये भी गया। तो पहले 8 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे। दूसरा उन्होंने क्या पूछा था? एजेस, एजेस है 12। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे 6 है, तो ये ऑप्शन गई, तो फिर यही बची। तो 12 6। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता, ये क्वेश्चन में ना ये एक फॉर्मूला यूज होता है, आइलर फॉर्मूला। इसमें आइलर फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइलर फॉर्मूला क्या होता है? एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। F4 होता है फेसिस, V4 होता है वर्टिसेस और E4 होता है एजेस। तो जितनी भी हमारी ये क्यूब, क्यूबॉइड, जितने भी पॉलीहेड्रन्स है, ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं। चाहे चाहे अभी हम देख लें, जो भी हमने क्यूबॉइड के लिए निकाला है, क्यूबॉइड के लिए फेसेस कितने थे? 6। मैं फॉर्मूले में डाल रही हूँ। फिर 8 माइनस 12, 6 प्लस 8 कितना होगा? 14 माइनस 12। तो हमारे पास देखिए कितना आंसर आ गया, 2 आ गया ना, जो कि इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है? मान रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आइलर फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड का तो हम फेसेस, वर्टिसेस, एजेस याद कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे सामने ही होते हैं। जितने भी रूम में हम बैठते हैं, या ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, या केक का जो बॉक्स होता है, वो भी तो क्यूबॉइड की फॉर्म का होता है ना। तो जिस मर्जी उस ऐसी डायग्राम या ऐसी सॉलिड को देख के आप एजेस वगैरह बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंबाइंड एग्जामिनेशन। कंबाइंड एग्जामिनेशन का मतलब वही जैसे हमारे एग्जाम्स होते हैं ना स्कूल्स में, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सबके एग्जाम्स होते हैं, तो वही कंबाइंड एग्जामिनेशन में मैथ्स एंड इंग्लिश का पेपर हुआ सिर्फ, जिसमें से रानी के 36 मार्क्स आए आउट ऑफ 100। किस में से? मैथ्स में से। और वो पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में वो कितने मार्क्स ले ताकि उसके 42% आ जाए। अब यहाँ पे इन्होंने ना ये बताया नहीं कि इंग्लिश के टोटल कितने मार्क्स है, तो अगर नहीं बताया तो हम 100 लेकर ही चलेंगे। ठीक है, तो टोटल बताने हैं हमें कि कितने मार्क्स आने चाहिए उसके इंग्लिश में, ताकि इन दोनों की इकट्ठी एवरेज जो है, मतलब परसेंटेज जो है वो कितनी बन जाए? 42% बन जाए। ठीक, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। हम फॉर्मूला कैसे लगाते हैं? मार्क्स इन मैथ, मतलब जितने भी हमारे जिस सब्जेक्ट्स में मार्क्स आते हैं वो लिखते हैं ऊपर, उन सबको ऐड करते हैं, नीचे जितने भी टोटल मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने बनेंगे हमारे पास? एक तो ये वाला 100, एक ये वाला 100, 200। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। कितनी चाहिए? 42। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट, कितना आ गया? 36 प्लस इंग्लिश के मार्क्स को हम x मान लेते हैं, नीचे आ गया 2 विच इज इक्वल टू 42। ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 84। x इक्वल्स टू 84 माइनस 36, तो ये हमारे पास आ जाएगा x 48। तो 48 इज करेक्ट आंसर। अब इसका ना मैं आपको एक और बताती हूँ।
एक और मेथड बताती हूँ ये कैसे करना है क्वेश्चन। अब कैसे कर सकते हैं, हमें चाहिए 42%, टोटल हमें कितना चाहिए 42%, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश में उसके 42 तो आने ही चाहिए, 42 तो आने ही चाहिए, 42 से कम आएंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत कम है मार्क्स। अगर मान लीजिए इंग्लिश मैथ्स में उसके 90 तक होते ना मार्क्स, फिर नहीं हम ये बोलते, लेकिन इंग्लिश में उसके 42 आने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स में उसके 42 से भी कम है। अब वो 42 तो इंग्लिश के हमने लगा लिए, और कितने की जरूरत पड़ेगी ताकि 42% बन जाए? 36। और 42 में कितना फासला है? 42 और 36 में कितना फासला है? 6 मार्क्स का फासला है। तो अगर वो 6 मार्क्स इसमें ऑलरेडी होते तो इंग्लिश में सिर्फ 42 लाने पड़ेंगे। अब लेकिन नहीं है तो फिर हमें और एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे ना, ताकि हमारी टोटल परसेंटेज 42 बन जाए। तो कितने और लाने पड़ेंगे? 6 और लाने पड़ेंगे। ये 42 तो हमने इंग्लिश के लिए जोड़ ही दिए थे कि इतने तो चाहिए ही चाहिए। अब और कितने चाहिए इंग्लिश में ताकि हमारी टोटल 42 बन जाए? तो वो हो जाएगा 48। इस ऐसे मेथड को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैथ्स में मार्क्स हैं 40 और इंग्लिश में हमें पता नहीं, और हमें टोटल चाहिए 50%। तो अब देखा जाए तो इंग्लिश में टोटल हमें चाहिए 50%, और मैथ्स में तो उसके 50 से भी कम है ना। तो इंग्लिश में उसको 50 तो लाने ही पड़ेंगे, प्लस और कितने लाने पड़ेंगे ताकि इसकी भी भरपाई की जा सके 40 वाले की। तो 40 और 50 में कितना गैप है? 10 का। तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो अगर वो 60 मार्क्स इंग्लिश में लाती है और मैथ्स में तो 40 आ ही चुके हैं, तभी जाके कहीं पे 50% होगी, वरना नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल वो भी कर लेते हैं जिसमें ज्यादा आ जाते हैं। जैसे मैथ्स में मान लीजिए आगे 55 और हमें टोटल परसेंटेज चाहिए 50%। तो इंग्लिश में अब हम ये नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश में हमें 50 तो चाहिए ही चाहिए, बट हमें टोटल 50 चाहिए ना, तो मैंने 50 लिख दिया। अब क्योंकि मैथ्स में उसके ज्यादा है तो यहाँ से वो माइनस कर दो, क्योंकि हमें उतने ही चाहिए, हमें ना ज्यादा कम चाहिए ना ज्यादा ज्यादा चाहिए। तो 55 और 5 में कितना गैप है? मतलब मैथ में उसके ज्यादा है ना, तो इंग्लिश में अगर वो 5 नंबर कम भी लाती है तो चलेगा। तो 45। ठीक है। आई होप ये मेथड समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ रुपीज 3300 इज शेयर्ड बिटवीन राम, रमेश, रहीम, रविंदर। तो यहाँ पे है राम, रमेश, रहीम, परविंदर, सॉरी रविंदर। राम को कितने रुपए मिलते हैं? 1/3 ऑफ टोटल अमाउंट, मतलब 1/3 ऑफ 3300। रमेश और रहीम दोनों को 4/15 और 4/15 मिलते हैं 3300 के, और इसको भी 4/15 मिलते हैं 3300 के। तो रविंदर को कितने मिलेंगे? रविंदर को कितने रुपए मिलेंगे? तो एक ऑप्शन तो ये है कि इन तीनों को प्लस करो, जो भी आंसर आता है, फिर उसको 3300 में से क्या कर दो? माइनस कर दो, जितने भी राम, रमेश और रहीम को मिले हैं। दूसरी ऑप्शन मैं बताती हूँ। यहाँ पे ना हमें फ्रैक्शंस दे रखे हैं कि कितनी कितनी फ्रैक्शन मिली है सबको। हमेशा जो टोटल फ्रैक्शन होती है ना, वो होती है 1। टोटल फ्रैक्शन कितनी होती है? 1। अगर मैं ये पता कर लूं कि राम, रमेश और रहीम को कितनी कितनी इकट्ठी फ्रैक्शन मिल चुकी है, तो रविंदर को कितनी मिली होगी? जितनी टोटल होती है 1, उनमें से वो माइनस कर देंगे ना जितनी इन तीनों को मिली है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। तो पहले सबसे पहले इन तीनों को प्लस करते हैं, राम, रमेश और रहीम को। 4/15, 4/15। अब यहाँ पे लेने को हम एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि 3 और 15 का एलसीएम 15 ही आएगा। तो इस वाली फ्रैक्शन को मैं ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, नीचे भी 5 से, तो ये 15 बन गया। तो 4 + 4 8, 8 + 5 कितना होता है? 13। तो मतलब पर इन तीनों को कितनी मिल रही है? 13/15 फ्रैक्शन। ठीक है। तो रविंदर को कितनी मिलेगी फ्रैक्शन?
1 में से वो माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो टोटल फ्रैक्शन है। तो 1 में से वो माइनस कर देते हैं, 13/15। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ये आएगा 15 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 2/15। अब ये 2/15 तो अभी तक फ्रैक्शन आई है, हमें तो टोटल पैसे निकालने हैं ना कि रविंदर को कितने रुपीस मिलेंगे। तो वो टोटल रुपीस के ही मिलेंगे जितना 3300 था। 3300 की कौन सी फ्रैक्शन मिलेगी? 2/15। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/15 इंटू 3300, पहले 3 के टेबल पे कट होगा, 5 पे जाएगा, फिर 5 के टेबल पे कट होगा 2, और फिर ये 220, तो उसको मिलेंगे 2 इंटू 220 विच इज इक्वल्स टू 440 रुपीज। तो रविंदर को मिलेंगे 440 रुपीज। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, एक हमने ना इसके साथ का भी यहाँ पे क्वेश्चन किया था, यही रानी वाला, यहाँ पे, हाँ ये वाला। इसमें मैंने आपको बोला था कि उन्होंने नहीं बोला कि इंग्लिश में हमें कितने में से मार्क्स लेके आने हैं, तो हमने उसको 100 ही मान लिया था क्योंकि मैथ्स का उन्होंने 100 बोला हुआ था। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। मैथ्स में तो उसके आए हैं 36 में से 100 में से 36। अब इंग्लिश के हमें मार्क्स पता करने हैं ताकि उसकी जो परसेंटेज है टोटल, तो 42% बन जाए। और दूसरी बात, यहाँ पे 150 में से मार्क्स पता करने हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो भी हमारी परसेंटेज होती है वो किस पे होती है? टोटल मार्क्स पे। कि मान लो आपके 50% मार्क्स आए हैं और आपके हर पेपर 100 मार्क्स का था, तो मतलब 50% ऑफ किसका लेंगे हम? 200 का ना। तो सिमिलरली हम यहाँ पे टोटल मार्क्स पता करते हैं। पहले टोटल मार्क्स क्या है जिसमें से बच्चे को मार्क्स मिलने हैं, रानी को मार्क्स मिलने हैं, वो है 100 और 150। मतलब 100 प्लस 150। ठीक है। तो ये हो गया 250। अब हम ये पता कर लेते हैं 42% कितना होता है 250 का। उतने ही मार्क्स चाहिए ना हमें तो टोटल। तो 42/100 इंटू 250। 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 के टेबल पे जाएगा, ये 21 पे, ये 21 पे, तो ये आ गया 5105। तो टोटल मार्क्स कितने चाहिए रानी को? 105। मैथ्स के तो आ ही रखे हैं 36, अब इंग्लिश में चाहिए ना। 105 में से 36 माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा? ये 9 और ये 9, 99 आ जाएगा। तो ये 99। दोनों क्वेश्चंस प्लीज ध्यान से करिएगा। एक में 150 पूछा है कि 150 में से कितने आएंगे, दूसरे में से 100 में से पूछा है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डायगोनल जो है रोम्बस का, वो अगर उसकी एक साइड के इक्वल हो गया तो उसके एंगल्स क्या होंगे? अब रोम्बस क्या चीज होती है जी? रोम्बस होता है ऐसा 4 साइडेड फिगर या क्वाड्रिलेटरल जिसमें उसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है। और हर रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। मतलब रोम्बस एक स्पेशल टाइप का क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब ये पैरेललोग्राम की जितनी भी हम प्रॉपर्टीज करते हैं ना, वो रोम्बस में आएंगे। ठीक है। तो ये मान लीजिए ये वाला एक डायगोनल है जिसकी वो बात कर रहे हैं, और जो कि इस साइड के इक्वल है। तो अगर हम ध्यान से इसको देखें, ये ऊपर जो ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है। जब भी तीन साइड्स इक्वल होती हैं एक ट्रायंगल की, ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो उसके एंगल्स क्या होते हैं? तीनों के तीनों 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो मतलब ये वाला 60 डिग्री आ गया, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री। बट हमें तो क्या निकालना है? रोम्बस के एंगल्स निकालने हैं ना। तो रोम्बस का अभी हमारे पास ये एंगल आया है, अगर ये 60 है तो उसके ऑपोजिट वाला भी क्या होगा? 60 डिग्री। ठीक है। अब बात आती है जो बचे हुए हैं हमारे पास, ये वाले, ये दो, ये कितने आएंगे? अब यहाँ पे नीचे भी तो कौन सी ट्रायंगल बन रही है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, तो ये तीनों भी क्या होंगे? 60 60। तो एक ये वाला 60, एक ये वाला 60, ये वाला, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो ये बन जाएगा 120, और इन दोनों को भी अगर हम प्लस कर दे तो ये बन जाएगा 120। तो ऐसी ऑप्शन जहां पे भी दिख रही है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो एंगल्स क्या आएंगे? 60, 120, 60, 120।
ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं जाएंगे। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।